तो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षित वत्स आज एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूँ एक नए विषय पे बात करने के लिए। और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो जो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के ऊपर ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो लॉ कमीशन ने वहाँ पे एक ड्राफ्ट तैयार किया है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के ड्राफ्ट में क्या क्या है। मैं एक एक चीज़ आपके सामने रखता हूं जो इस ड्राफ्ट बिल में पेश की गई है। और शुरुआत यहां से होती है कि यहां पे जो पहला पॉइंट में है, ये ड्राफ्ट क्या बोलता है, वो यह है कि आफ्टर द लॉज कम्स इनटू फोर्स अ पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रंस विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम सेवरल बेनिफिट्स सच एज contest election to the local authority और एनी बॉडी ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि जो लोकल अथॉरिटी पे, जो लोकल लेवल पे चुनाव होते हैं, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, तो जो लोकल अथॉरिटी पे, जो लोकल लेवल पे चुनाव होते हैं, जो पंचायती चुनाव होते हैं, जो एक लोकल लेवल पे लड़े जाते हैं, तो आपको वहाँ पे इलेक्शन लड़ने की पावर्स जो होंगी वो छीन ली जाएंगी अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो। दूसरा, अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, अंडर द यूपी सरकार। ओके, तो उत्तर प्रदेश में आप सरकारी फ़ायदा नहीं उठा सकते सरकारी नौकरी का, मगर उसके बाहर या सेंट्रल में आप ट्राई कर सकते हैं, पर उत्तर प्रदेश में आप इसके लिए बाधित होंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक बार ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ड्राफ्ट ड्राफ्ट बिल एक कोई कानून नहीं है, एक ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर वो लोगों के सामने लाया गया है, ठीक है। आप लोगों से उस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं, विपक्ष और पक्ष की बातें सुनी जाएंगी, उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। उस मॉडिफिकेशंस को करने के बाद एक दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। अगर इस ड्राफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाई गई, अगर ये ड्राफ्ट को ठीक माना गया, तो सेकेंड ड्राफ्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ होता है, ऊपर नीच ऊंच नीच होती हैं, जो कि हर ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलती हैं, उसे बाद में दूसरे ड्राफ्ट में ठीक किया जाता है। उसके बाद वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होना, फिर वहाँ पे पास होना, और उसके बाद जब तक गवर्नर साइन नहीं करते, जब तक गैजेट नोटिफिकेशन तैयार नहीं होता, कोई भी बिल किसी भी राज्य में कानून की तरह से नहीं लागू किया जा सकता। तो इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है। आप इस ड्राफ्ट बिल को कानून ना समझ लेना आज से, ठीक है, अभी लंबा समय है इसको लागू होने में। जो पॉइंट है उसमें है कि इन एलिजिबल टू गेट प्रमोशंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो आप इन एलिजिबल होंगे किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में प्रमोशन के लिए, यानी कि आप अगर सरकारी नौकर हैं तो आपको कोई भी प्रमोशन आगे नहीं दिया जाएगा। इनएलिजिबल टू रिसीव एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जो भारत सरकार आपको सब्सिडीज़ देती है, जो राज्य सरकार, भारत सरकार आपको सब्सिडीज़ देती हैं, उन सब्सिडीज़ पे आपका जो हक होता था वो हक सारा ख़त्म कर दिया जाएगा। आपका सब्सिडीज़ से जो गवर्नमेंट राशन और इन सब चीज़ों पे आपको सब्सिडी देती है, सिलेंडर गैसेस पे, वो सब ख़त्म कर दी जाएंगी। तीसरा जो पॉइंट है वहाँ पे है लिमिट ऑफ राशन कार्ड यूनिट्स अप टू 4। तो पहले क्या होता था, इस पॉइंट में मैं बस आपको समझा देता हूँ कि सपोज़ करिए कि एक पति पत्नी है जिनके लगभग 3 या 4 बच्चे हैं, तो उस राशन कार्ड के अंदर लगभग 5 या 6 लोग आए, ठीक है। अगर 2 पति पत्नी हैं, 2 वो हो गए पर्सन्स, और उनके 4 बच्चे हैं, तो लगभग कुल मिला के 6 हो गए। बट अब क्या होगा, उस राशन कार्ड की जो यूनिट्स है उसको सिर्फ और सिर्फ 4 तक सीमित रख दिया जाएगा। यानी कि अगर 4 हैं टोटल उस राशन कार्ड के अंदर आदमी, तो वो ठीक माना जाएगा। बाद में जो 5वां या 6ठा आदमी होगा वो उससे बाहर रखा जाएगा उस राशन की जो फैसिलिटीज़ जो सरकार प्रोवाइड कराती हैं उन सब चीज़ों से। जो चौथा पॉइंट यहाँ पे है, दैट इज़ डीबेयरिंग फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स। यानी कि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, बहुत सारे हम जानते हैं कि बहुत सारा वेलफेयर स्कीम्स चलाती है सरकार, भारत सरकार, ठीक है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार या राज्य सरकार अपने अपने लेवल पे चलाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको
वो बेनिफिट्स भी वहाँ से हटा दिए जाएंगे। आपको वो वाले बेनिफिट्स भी वहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो, ये कानून पास होने के बाद। अब जानते हैं जो लोग इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो किस किस तरीके के फ़ायदे यहाँ पे आपको सरकार दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट who adopt the 2-child norm by undergoing voluntary sterilization operation upon himself or spouse shall be given the following benefits। यानी कि अगर कोई 2 हस्बैंड वाइफ 2 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, यानी कि मानती है उसे कि हाँ हम 2 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को मानते हैं, और उसके बाद, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अंडरगोइंग प्रोसेस है, अगर आप उसके बाद वॉलेंट्री स्टेरिलाइजेशन करवाने आते हैं। वॉलेंट्री स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन का मतलब हिंदी में जिसे नसबंदी कहते हैं और इसको मेडिकल टर्म्स में हम वेसोक्टमी या ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों के लिए जाते हैं, स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। और वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि पहला है टू एडिशनल इंक्रीमेंट्स ड्यूरिंग दी एंटायर सर्विसेज। तो आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे आपकी सर्विसेज के दौरान। दूसरा, सब्सिडी टुवर्ड्स द परचेज ऑफ प्लॉट और हाउस, साइट और बिल्ट हाउस फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यानी कि जो आप प्लॉट या हाउस वगैरह खरीदते हैं तो उसमें भी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। वहाँ पे भी हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको ध्यान में रखेगा एंड आपको वहाँ पे भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अगले फ़ायदे की बात करते हैं। रिबेट ऑन चार्जेस फॉर यूटिलिटीज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस टैक्स, ठीक है, एंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो भी वहाँ पे ड्राफ्ट में और भी जो चीज़ें हो सकती हैं बाद में, जिसे हम जो ड्राफ्ट में ये बोला गया है कि बाद में ऐड कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको रिबेट्स मिल सकता है। यानी कि आपको जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरने पड़ते थे, हाउस टैक्स होता था, तो वहाँ पे वो टैक्स आपको रिबेट के फॉर्म में वापस आपके अकाउंट में डाला जाएगा वो पैसा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी देखने को मिलता है। जो अगला पॉइंट है वहाँ पे मैटरनिटी और एज द केस में भी पैटर्निटी लीव्स ऑफ 12 मंथ्स विथ फुल सैलरी एंड अलाउंसेस। तो आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मैटरनिटी लीव्स दी जाती है, ठीक है, वो उसका जो लेवल है वो 12 मंथ्स तक है एंड वहाँ पे आपको फुल सैलरी मिलेगी और सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे जो भी इस ड्राफ्ट के अंदर बाद में पेश किए जाएंगे वो सब। अगला, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज टू द स्पाउस। तो जो स्पाउस है, जो स्टेरिलाइजेशन उसमें गया है कंडीशन में, जिसने जो अपना ट्यूबेक्टोमी या वेसोक्टोमी कराया है, उसको फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और इंश्योरेंस कवरेज भी होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ 3% इंक्रीज इन द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड अंडर द नेशनल पेंशन, ठीक है। यहाँ पर 3% का 3% का इजाफा किया गया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड्स के द्वारा, ठीक है, जो कि नेशनल पेंशन प्लान चलाते हैं। वहाँ पे आपको 3% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, ओके। आगे जो विषय है जहाँ पे ये बात की गई है, जहाँ जो लोग 1 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को अपनाते हैं उन्हें क्या क्या बेनिफिट दिए जाने वाले हैं सरकार द्वारा, वो जान लेते हैं। ए पब्लिक सर्वेंट और कॉमन सिटीजन हु अडॉप्ट a 1 child norm receive additional benefits such as free health care facility and insurance coverage to the child till age of 20। तो यानी कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री और इंश्योरेंस कवरेज भी होगा उस बच्चे का 20 साल तक की उम्र तक के लिए। प्रेफरेंसेस टू द सिंगल चाइल्ड इन एडमिशन इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जो भी प्रेफरेंस होगा वो उनको दिया जाएगा जिनका सिंगल चाइल्ड रहता है, ठीक है। जिन 2 पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड रहते हैं उनको प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपके बच्चे को प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि वो इकलौता है घर में। अगला जो है फ्री एजुकेशन अप टू द ग्रेजुएशन लेवल। तो जो सिंगल चाइल्ड है उसको ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी सरकार द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट में जो बात की गई है वो बात की गई है स्कॉलरशिप्स फॉर हायर स्टडीज़ इन केस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड प्रेफरेंस टू अ सिंगल चाइल्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब जो सरकारी नौकरी रहती है वहाँ पर सिंगल चाइल्ड जिसका है उसको प्रेफरेंसेस रहेंगे और दूसरा स्कॉलरशिप्स मुहैया की जाएंगी फॉर हायर स्टडीज़ इन द केस ऑफ गर्ल। ठीक है, अगर लड़की है आपको तो हायर स्टडीज़ में लड़कियों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी अगर आप वन चाइल्ड नॉर्म्स को फॉलो अप करते हैं। तो कैश इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो जो कपल है, जो हस्बैंड वाइफ है लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जो बीपीएल और एपीएल के नीचे आते हैं, हु हैव ओनली वन चाइल्ड, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा हो, एंड अंडरगोज वॉलेंट्री स्टेरिलाइजेशन, और जो नसबंदी कराने चला गया हो, शेल बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ अ वन टाइम। ठीक है, एक बार पूरे मतलब जीवन काल में एक बार 80,000 रुपये मिलेंगे अगर उनको लड़का है उनके पास तो, और अगर लड़की है उनके पास तो 1,00,000 रुपया दिया जाएगा सरकार द्वारा अगर आप बीपीएल के अंडर आते हैं तो। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वालों के लिए ही है। अब हम जान लेते हैं कि ये फोर्स में कब आएगा। ठीक है, तो जो ड्राफ्ट में कहा गया है वो ये कहा गया है द प्रोविजन विल कम इनटू फोर्स 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द गैजेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कानून है ये कब उसमें आएगा, फोर्स में आएगा कि सपोज़ कीजिए कि आज 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई से एक साल बाद यानी कि 13 जुलाई, सपोज़ आज 12 जुलाई को ये ड्राफ्ट पास हो जाता है, बिल पास हो गया, गैजेट बन गया, आज नोटिफिकेशन आ गया गैजेट का। अगर गैजेट का नोटिफिकेशन 11:59 यानी कि 11:59 तक अगर रात तक आ जाता है तो 12 जुलाई तक माना जाएगा, यानी कि 12 जुलाई को ये पेश हो गया और ये पास हो गया, गैजेट नोटिफिकेशन तैयार हो गया, गवर्नर के साइन हो गए, सब कुछ हो गया। उसके एक साल बाद यानी कि 12 जुलाई 2022 को, उसके एक साल बाद से ये लागू होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गैजेट आज आया और आज ही नोटिफिकेशन लागू हो गया, नहीं, आपको एक साल का वक्त दिया जाएगा, उस बीच में आप फैमिली प्लानिंग कर सकते, और इस तरह से ये जो कानून है इसको लोगों के बीच उतारा जाएगा। तो अभी हम कुछ और बातों पे भी ध्यान ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यह एक राजनीतिक विषय है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने कैसे इसकी शुरुआत करी थी, जहाँ पे हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था, और उसके बाद से अब तक हर सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात करी है, चाहे वो राज्य सरकार हो या चाहे वो केंद्र सरकार हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज इतने नहीं हैं हमारे पास जितनी हमारी पॉपुलेशन है आज के टाइम पे। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो अब तक लगभग 138 करोड़ के आसपास की आबादी है हमारी, और 138 करोड़ भारत जैसे क्षेत्रफल वाले देश के लिए बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो सब बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। रिसोर्सेज का मेरे कहने का मतलब ये है कि रेल्स उतना ही हैं, ठीक है, पटरियाँ उतनी ही हैं, आपके हॉस्पिटल्स उस हिसाब से नहीं इंक्रीज़ हो सकते कि 138 करोड़ लोगों को सारे बेनिफिट्स मिल जाएं। ठीक है, सरकारी नौकरियों की बात करूं, मैं स्कूलिंग की बात करूं, देखिए सीट्स लिमिटेड रहती हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए 1-1 लाख बच्चा पेपर देने बैठता है, हर एक, आपको सबको पता है, ठीक है ना, हर बच्चा मेहनत करता है। चलिए मैं मान लेता हूं एक बार भी फिर भी कि 1 लाख में से लगभग 60,000-70,000 बच्चों ने मेहनत करी, बाकी के 30,000 ने मेहनत नहीं करी। मैं फिर भी मान लेता हूँ एक बार को, आपकी भी मान लेते हैं। लेकिन सीट्स कितने हैं 1 लाख बच्चों पे? मैं अगर आपको मोटा मोटा भी सरकारी सीट्स के बारे में बताऊँ तो वो लगभग 1,000-2,000 से ज़्यादा नहीं है अगर 1 लाख बच्चों की बात होती है तो। ठीक है, आप मेडिकल सीट्स के बारे में देख लीजिए, आप इंजीनियरिंग सीट्स के बारे में देख लीजिए, या आप किसी भी प्रशासनिक सेवा के बारे में देख लीजिए। प्रशासनिक सेवा में तो वैसे बहुत ही कम है, ठीक है, वहाँ तो सिर्फ 100s में आता है, 1000 सीट्स हैं मे बी, और फिर डिवीज़न बहुत सारे हैं वहाँ पे भी, तो लगभग 100 के बीच में हर एक डिवीज़न में सीट्स हैं। तो
बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। और मैं रिसोर्सेज की भी अगर बात करूं तो रिसोर्सेज यानी कि जो खान पान के विषय हो गए या हमारे लाइफस्टाइल के विषय हो गए, वहाँ पर भी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हाँ, हम इतनी पॉपुलेशन को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है, यहाँ एक लोकतंत्र है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो सरकार आपको अगर कुछ बेनिफिट्स देना चाहती है तो वो आपके ऊपर थोप नहीं सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके हम कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि चाइना में क्या हुआ था। चाइना ने 2 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी अपना करा और वहाँ पर ये बोल दिया कि आप दूसरे के बाद तीसरा तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कम्युनिस्ट वाला टाइप का कुछ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पावर्स को कम किया गया है, यानी कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। आपके किसी बच्चे को ख़त्म नहीं किया जा रहा, यहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप करिए, आपके ऊपर है सब कुछ, बट यहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया बिकॉज रिसोर्सेज मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। और आज के टाइम पे हमें रिसोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान देना होगा बजाय किसी राजनीतिक विषय पे बात करने के, या हम माइनॉरिटी हैं, हम और कम हो रहे हैं, या तुम मेजॉरिटी हो, यहाँ पे करना वो करना, जो चल भी रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि TFR रेट जो है, TFR जो फर्टिलिटी रेट है, वो यह बताता है कि 2 कपल्स के कितने बच्चे हैं, ठीक है। 2 पति पत्नी हैं, उनके कितने बच्चे हैं। सपोज़ कीजिए कि जैसे दो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है ना। एक हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे हैं, दूसरे हस्बैंड वाइफ के 3 बच्चे हैं। तो अगर मैं एक एवरेज निकालूं तो लगभग 2.5 बच्चे हैं, ठीक है ना। 2 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, तो 5 बच्चे हो गए। अब 5 में अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो 2.5 बच्चे हुए इन 2 परिवारों के, ठीक है। TFR पिछले कुछ सालों में घटा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ 5-10 सालों में पिछले TFR कम हुआ है, पर वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की जनसंख्या नियंत्रण अभियानों की वजह से ही हुआ है। कोई कहीं पे बैठा के कहीं किसी कम्युनिटी में ये नहीं बोला गया कि 3 बच्चों से जी 2 बच्चे कर दीजिए, या 2 से 1 कर दीजिए, या 4 हैं तो इन्हें 1 कर दीजिए, ठीक है, या 10-10 बीवियाँ ना लेके घूमे, 1 बीवी बहुत है, ठीक है। ऐसे करके कहीं किसी ने बोला नहीं गया है ये बातें, पर ये सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रोल हुआ है सरकारी जनसंख्या नियंत्रण अभियानों की वजह से ही हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ बीवियों की बात है या पॉलीगैमी अगर हैं, तो यानी कि मतलब आपके पास 2 से ज़्यादा बीवी हैं या 2 बीवी हैं आपके, तो इसका मतलब क्या है, एक मेल के पास 3 फीमेल्स हैं, दैट मीन्स, और तीनों फीमेल से 2-2 बच्चे हैं उसको, तो यानी कि टोटल बच्चे हो गए 6, ओके, और वो 4 खुद हैं, यानी कि 10। तो ऐसा नहीं है कि 10 के 10 को सब्सिडी दी जाएगी। उस केस में सिर्फ और सिर्फ जो राशन है वो 4 लोगों का ही है, बाकी के जो 6 लोग हैं उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। वो सब इसके अंडर में नहीं आते हैं। दूसरा एग्जम्पशन जो किया गया है वो यहाँ है कि जो ट्विंस हो जाते, जो बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, जो जुड़वा बच्चे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे एग्जम्पशन है कि सपोज़ आपको पहले एक बच्चा था, उसके बाद ट्विंस हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, है ना, तो वहाँ पे भी एग्जम्पशन है। वहाँ पे भी आपको सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, सरकार आपसे कुछ भी छीन नहीं सकती, ओके। दूसरी बात, विकलांग है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी बच्चे को, तो वहाँ पे भी छूट देने का रखा गया है। ड्राफ्ट में बोला गया है कि अगर विकलांग है या फिर डिसऑर्डर है, किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, तो वहाँ भी छूट दी जाएगी, वहाँ पे भी एग्जम्पशन है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो इस बिल में रखी गई हैं, इस ड्राफ्ट में रखी गई हैं। अब देखना ये होगा कि राजनीति किस हद तक गिरती है इसमें भी, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एक जागरूकता फैलाने के लिए इसलिए यहाँ पे आया हूँ पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमने सबने देखा है पिछले 1.5 साल में यहाँ क्या हुआ है, ठीक है। अगर आज भारत की पॉपुलेशन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी होती, या मैं मानता हूँ अगर अमेरिका जितना भी होता, तब भी हम अब तक फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाते, ठीक है। ऑल्दो ठीक, मैं मानता हूँ अमेरिका जितना होने में भी थोड़ा और टाइम लगता, बट काफ़ी कंट्रीज़ जितना हम सेल्फ सफिशिएंट थे हम हो जाते। और कंडीशंस आपको पता है, पॉपुलेशन जब
कम रहती है तो रिसोर्सेज ज़्यादा रहते हैं हमारे पास, हम यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपको मैं अगर थोड़ा सा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताऊं इसका, तो अगर रिसोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ना। तो यहाँ पर हो भी यही रहा है, हमारा कंपटीशन, हमारे बीच में आपस में इतना कंपटीशन है कि आप मेहनत करो, दूसरे वाला भी मेहनत करेगा, हो सकता है वो सेलेक्ट हो जाए और आप सेलेक्ट ना हो, मगर मेहनत आप दोनों की सेम है ना। तो कंपटीशन इस हद तक भी सेम है, यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि हर कोई मेहनत कर रहा है, पर सबको वो चीज़ मिल जाना जिसके लिए मेहनत की जा रही है आसान नहीं है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बहुत ज़्यादा, चाहे आप एनर्जी से रिलेटेड बात करें, चाहे आप खान पीन से लेके बात करें, या आप लाइफस्टाइल से लेके बात करें, हर चीज़ में चीज़ें लिमिटेड हैं। कोई भी अनलिमिटेड रिसोर्स तो कहीं भी आपको पूरी दुनिया में अगर कहीं आपको लिख जाए कि यार यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो सर आप आके मेरे को बताइएगा, हम उस पर एक चर्चा करेंगे बिल्कुल खुले दिल से। मगर शायद आप कभी ढूंढ ना पाएँ कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज नामक भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो सब चीज़ लिमिटेड है, कृपया करके हम ध्यान देते हैं उन चीज़ों पे, और जो अच्छी पहल की जा रही हैं उन पे हम आगे बढ़ के खड़े होने चाहिए, ठीक है ना। एक मेजॉरिटी भी एक मेजॉरिटी रहने वाली है, एक माइनॉरिटी भी उतना ही रहे। और माइनॉरिटी मुझे समझ में नहीं आता, इस माइनॉरिटी का कोई डेफिनेशन दे दे तो मैं समझा भी लूँ कि माइनॉरिटी एक्चुअली है क्या, है ना। मैं ज़्यादा इस पे राजनीति में घुसना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता, पर लोग आके कुछ भी बोल जाते हैं और इसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है हर लोगों की नॉलेज पे और उनके सोचने की पावर पे, ठीक है ना। उन लोगों को गलत सोचने को मजबूर कर दिया जाता है और वो वैसा ही सोचने लगते हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके से ना सोचें इस चीज़ों को, ठीक है। ध्यान से समझ के रखिए, हर चीज़ में साजिश ढूंढना गलत बात है, ठीक है ना। यहाँ कोई साजिशों का खेल नहीं चल रहा, इंसानी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए उस पे बात हो रही है, वही एक मुद्दा है। तारीफ़ के काबिल है ये ड्राफ्ट लॉ कमीशन ने जिन्होंने तैयार किया है, जिन लोगों ने बैठ के। बट मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, जो वन चाइल्ड नॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, देखिए अगर वो वन चाइल्ड नॉर्म होता भी ना तब भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। टू चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को अगर हटा भी दिया जाए तो मुझे थोड़ा सा है कि वो अच्छा रहेगा ड्राफ्ट से, अगर वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को हटा दिया जाए। बट रहे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, है ना। हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए वो बेस्ट है, ठीक है। मगर जो बीपीएल वाला हिसाब रहता है वहाँ पे इस बिल में थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो मेन रोज़गार है वो उसी वजह से चलता है कि काफ़ी सारे उनके बच्चे जो हैं मैं प्रोजनी और ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। तो जो प्रोजनी हैं वो काफ़ी सारे अगर रहते हैं तो उनको हेल्प हो जाती है, ठीक है, काम काज में या आगे की चीज़ों में। तो यहाँ पे उनके लिए सोचना थोड़ा ज़रूरी है कि उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और कैसे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उन्हें बताया जाएगा, या जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके आगे वो कैसे रखा जाएगा। देखिए जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है और जिसको करना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। आज बहुत लोग जागरूक हैं बट उसके बावजूद भी हमें देखने को मिल रहा है क्या क्या आसपास में हो रहा है ना। तो ऐसी जागरूकता भी जो काम ना आ रही हो तो क्या ही फ़ायदा ऐसी जागरूकता का। और मेरे को आज भी मतलब बातें वही हैं कि समझ में नहीं आ पाती कि क्यों लोग जानने के बावजूद भी अनजान बन जाते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, ये 10th क्लास से पढ़ाना चालू कर दिया जाता है और अब तो और भी लोअर क्लासेस में वहाँ पे आने लगता है, ठीक है। तो ये सब जानते हुए भी क्यों इन सब चीज़ों को भुला के, और मैं बोलता हूँ इधर रिलीजियसली कुछ बातें बोली जाती हूँ या क्या, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया जाता है और जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरा बहुत बड़ा बात ये है कि अब दो ही बच्चे क्यों अच्छे हैं, ठीक है। वो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया कि माता पिता को कवर अप करने के लिए उनके 2 बच्चे होने चाहिए। दूसरा जो 2.1 का TFR है उसे बेस्ट माना जाता है। आप जो भी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे आप वहाँ पे 2.1 का ही TFR बेस्ट मानेंगे। बट हमारे इंडिया में क्या है अभी हिसाब
आपको अगर मैं लोकल एरियाज़ में बताऊं तो TFR आपको बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। एक रिपोर्ट भी आई, ऑल्दो वो रिलीजन बेस्ड थी रिपोर्ट, बट वो रिपोर्ट हमारे सामने आई थी और वो रिपोर्ट स्टेट्स के ऊपर थी। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला था और लोकल लेवल पे फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। रिसोर्सेज सबके लिए है। भारत में जो चीज़ें आपके लिए हैं जितनी इम्पॉर्टेंट, वो मेरे लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं आपसे कहीं रिसोर्सेज में ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो मैं ज़िंदा रहूँगा, है ना। मेरे लिए भी वही खाना चाहिए जो आपके लिए चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पर इक्वलिटी की बात आनी चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि भाई नहीं ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा ये, और आपको नहीं मिलने वाला कुछ भी, तो ये चीज़ गलत है। यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए, ठीक है। सब चीज़ सबके लिए समान एक बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये आज का भारत है, ये कल का पिछड़ा हुआ भारत नहीं है, ठीक है। आज के भारत में हर चीज़ समान होनी चाहिए। हर एक नागरिक के लिए इस देश में हर चीज़ बराबर होनी चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए उसको। तो इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए विषय पर। जय हिंद, नमस्कार।